सर, जैसा कि इस वक्त माहौल चल रहा है यूसीसी को लेके, कहीं विरोध कहीं समर्थन, तो इसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जिसको लेके विरोध किया जा रहा है? क्योंकि बात खुल के कहीं भी सामने नहीं आ रही है। आप एक अधिवक्ता हैं, आपके पास सारे पॉइंट होंगे, क्या इसके बारे में बता सकते हैं? देखिए, विरोध और समर्थन की बात करने से पहले हम यूसीसी के बारे में बात करना चाहेंगे कि यूसीसी है क्या, समान नागरिक संहिता है क्या, और ये भारत के परिवेश के अंदर लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। भारत एक विशाल देश है, भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है और भारत की सभ्यता और संस्कृति काफ़ी विकसित रही है। और भारत की बात करेंगे और भारत में समान नागरिक संहिता की बात करेंगे तो भारत के लोगों की बात करनी पड़ेगी आपको। भारत के अंदर जो भारतीय नागरिक हैं उनकी अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग वेश है, अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग पद्धतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, संस्कृति है और एक विकसित सभ्यता हमारे यहाँ भारत में 5000 साल से चली आ रही है। तो यूसीसी के बारे में सबसे पहले कि ये विचार और ये बात कहाँ उठी, हम अगर इस बारे में बात करना चाहेंगे तो हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। और इतिहास में जाते हैं तो 1857 का गदर हमें याद आता है। 1857 के गदर जो हुआ था भारत के अंदर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की जो थी उसके खिलाफ भारतीयों द्वारा विद्रोह किया गया था और भारत को स्वतंत्र कराने की एक मुहिम, आज़ादी की लड़ाई, हम मानते हैं कि भारत के अंदर सर्वप्रथम जो है वो 1857 का गदर हुआ था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा का पूरा प्रशासन ब्रिटिश सरकार द्वारा या ब्रिटिश राजवंश द्वारा ले लिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी हटाने के बाद ब्रिटिश पूरी सत्ता में आ गया भारत के अंदर और फिर उसके बाद ब्रिटिश ने अपनी हुकूमत आदि काल तक, अनंत काल तक बनी रहे भारत पर। उस ख्वाब के तहत उन्होंने एक कॉमन सिविल लॉ कोड, जो समान नागरिक संहिता, और कॉमन क्रिमिनल लॉ कोड, भारत समान दंड संहिता, ये दो विषय उन्होंने उस वक्त से शुरू किए और चर्चा हुई। उसमें फर्स्ट टाइम पहली बार प्रथम विधि आयोग ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा बनाकर यहाँ भेजा गया। उनका काम प्रथम विधि आयोग का यही था कि यहाँ पर जो कॉमन सिविल लॉ कोड और कॉमन क्रिमिनल लॉ कोड लागू किया जाए और उसके बारे में उनको रिसर्च करनी थी और उनकी रिपोर्ट करनी थी। प्रथम विधि आयोग द्वारा कॉमन क्रिमिनल लॉ कोड तो जो हमारे आज भी चल रहा है 1860 के अंदर, भारतीय दंड संहिता जो हम के रूप में हम जो देखते हैं और जो आज तक लागू है वो चल रही है। समस्त भारतीयों पर एक समान दंड संहिता है कि अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो जो भारतीय दंड संहिता के अंदर जो परिभाषित किए हुए हैं कि कोई थप्पड़ मारेगा तो 323 बनेगा और किसी का अगर साहस दुर्भाषा से या कोई रंजिशवश किसी की हत्या कर देगा तो उस पर 302 के तहत, पेनल कोड के तहत मुकदमा चलेगा। लेकिन समान नागरिक संहिता उस वक्त भी विषय का थी और उस वक्त भी चर्चा हुई थी, लेकिन भारत के अंदर उस वक्त की परिस्थितियों के अनुसार भी समस्त भारतीयों द्वारा इस समान नागरिक संहिता का विरोध किया गया था। उसमें बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और अन्य सभी आदिवासी समाज और पिछड़े समाज सब ने विरोध किया था कि भारत की संस्कृति के हिसाब से और भारत की परिवेश के हिसाब से समान नागरिक संहिता लागू नहीं हो सकती। जो कानून की जो पॉइंट है उसके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर जो विरोध है वो मुस्लिम समुदाय कर रहा है। उनका ये मानना है कि क्योंकि बहुत से लोग इसमें जानते नहीं है कि है क्या। कई के मुँह से हमने सुना है कि सभी एक ही तरह की ड्रेस पहनेंगे। तो इस तरह की जो अनभिज्ञता है इसके बारे में बताएं कि पूरी तरह से कैसे लागू हो। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसको ख़त्म करने की मुहिम बताई जा रही है, इसके बारे में सच क्या है बताइए। देखिए, भारत सरकार द्वारा जो विधि आयोग गठित किया है और जो विधिक आयोग द्वारा जो नोटिस दिया है भारत की जनता को, उसके अंदर उन्होंने इनहेरिटेंस और विवाह, जो मैरिज के एक्ट हैं, अडॉप्शन के हैं, यानी कि जो आप गोद लेते हो देते हो, उसके बारे में ऐसे 4-5 विषयों को उन्होंने शामिल किया है। अब यहाँ भ्रांतियाँ तो भारत के अंदर फैलती हैं, अफवाहें फैलती हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हम बात करना चाहते हैं संपत्ति के बंटवारे की, हम बात कर रहे हैं महिलाओं के अधिकार की, हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस की, कि प्रतीक और प्रकृति पे जो एक उत्तराधिकार और एक अनंत काल से जो आदिवासियों का और जो गाँवों के अंदर है उनका जो अधिकार चला आ रहा, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। और हम गोद की परंपरा और उसके बारे में बात करना चाहिए।
अब इन विषयों के ऊपर भारत सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता की बात की गई है और चर्चा की जा रही है और उस पर ड्राफ्ट लाया जा रहा है, लेकिन भारत सरकार द्वारा भारत के लोगों को अभी तक ये नहीं बताया है कि जो आने वाला जो समान नागरिक संहिता का कानून है वो क्या होगा, उसका प्रारूप आज तक भारतीय जनता के सामने नहीं रखा गया है। यही सबसे बड़ा पॉइंट है कि अभी तक खुल के बात सामने नहीं आई, जिसका SC ST OBC भी विरोध कर रही है। नहीं, सभी समाज करेंगे सब। अब भारत की हम अब देखते हैं तो यहाँ पर एक लोक मान्यता है, लोक कहावत है कि यहाँ हर कोस के ऊपर सभ्यता, भाषा और बोली, रूढ़ी और परंपरा वो सब बदल जाती है हर कोस पे। भारत को जोड़ने की और भारत जो जुड़ा हुआ है उसकी एक सबसे बड़ी है कि हमारे भारत के समान जो संविधान निर्माता थे उनके द्वारा एक बहुत अच्छी चीज़ रखी थी कि हम पूरे भारत को जोड़ने के लिए और भारत को एक भारत राष्ट्र बनाने के लिए और एक राष्ट्र बनाने के लिए हमारे लिए उन लोगों द्वारा एक चीज़ की गई थी जिसकी और लोग बात करना ही पसंद नहीं करते, जबकि वो इस चीज़ से जुड़ी हुई है। वो ये है कि भारत के अंदर हर प्रदेश के अंदर अपनी अपनी भाषा है, अपना अपना कल्चर है और अपनी अपनी रूढ़ी है। आप देखेंगे राजस्थान में राजस्थानी बोलती है, डोंगरी बोली जाती है। आप गुजरात चले जाए तो वहाँ गुजराती बोली जाती है। आप महाराष्ट्र चले जाए तो महाराष्ट्रीय बोली जाती है। आप तेलुगु तमिलनाडु तेलुगु वगैरह, कन्नड़ वगैरह, ये सारी जो हर प्रदेश की अपनी अपनी भाषा है। अब भारत के संविधान ने प्रावधान दिया है कि सब हर प्रदेश अपनी भाषा के अंदर राज्य जो होती है भाषा उसके अंदर काम कर सकता है। कहीं भी भारत के निर्माताओं द्वारा भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा ये कहीं थोपा नहीं गया कि भारत को सिर्फ एक इंग्लिश या अंग्रेजी या हिंदी में ही संचालित किया जाएगा और कोई भाषा नहीं होगी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि हर राज्य की भाषा के हिसाब से वहाँ के लोग भारत से जुड़े हुए हैं आज तक। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इसका अभी आप एक बारकोड वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसका विरोध कर रहे हो या समर्थन कर रहे हो, इसके बारे में बताएं। नहीं, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड द्वारा बार कोड जारी नहीं किया गया है। ये तो भारत सरकार द्वारा और भारत के जो लॉ कमीशन उसके द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इस चीज़ के लिए बाकायदा खुलासा किया है कि साहब हमने लिंक दिया है, इसके अंदर आपका अपनी राय दें। और भारत के नागरिकों से उन्होंने वो राय मांगी है कि आप उसका समान नागरिक संहिता चाहते हो या नहीं चाहते, उसका समर्थन करते हो या विरोध करते हो। तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जोड़ने की बात नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो एक अवेयरनेस जारी करा रहे हैं भारत के अंदर कि साहब ऐसी भारत सरकार की मंशा है और उनका एक सोचना और एक विचार करना और उनकी बात करना रखना बिल्कुल जायज़ भी है, क्योंकि भारत के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर कल्चरली डिफरेंट है। आप बौद्ध धर्म में उनकी मान्यताएं, उनकी सभ्यताएं, उनके इनहेरिटेंस, उनके खान पान, रहन सहन सब चीज़ अलग है। आप जैन धर्म में जैन धर्म की मान्यताएं, सभ्यता वगैरह। अभी जैन धर्म का राजस्थान, अभी कुछ समय पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने एक लोक मान्यता थी जो उनकी परंपरा थी उसके खिलाफ एक ऑर्डर दिया, उसके लिए पूरा जैन समाज बाहर आया है, हमने देखा है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो गए, वहाँ से स्टे है वो मामला। तो लोक मान्यताओं के खिलाफ अगर कोई चीज़ होती है तो उसके अंदर जो समाज जो जिस लोक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, जो अपनी परंपरा को समेटे हुए वर्षों से, करोड़ों साल से समेटे हुए, वो अपनी उसके लिए करता है, बात करता है। तो यहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केवल अवेयरनेस जारी कर रहा है। वो ये कह रहा है कि भाई आप इस समान नागरिक संहिता लाना चाहते हैं या नहीं चाहते, आप उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते। उन्होंने भारत सरकार की जो विधि आयोग है उसके द्वारा जो प्रश्नावली पूछी गई है भारत के लोगों से, उसी के बारे में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, वो पर्सनल कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हिंदू राष्ट्र को लेके भी काफ़ी विरोध, मतलब हुदम मच रहा है, बजरंग दल वगैरह लेके काफ़ी हुदम मचाते हैं। तो क्या इसमें लॉ एंड ऑर्डर में कहीं भी ऐसी जगह है कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है? देखिए, भारत एक सेकुलर देश है और अगर किसी धर्म विशेष का या भारत को किसी सभ्यता का या किसी के धर्म का अगर घोषित करना है तो सबसे पहले हमें भारत के संविधान को ख़त्म करना पड़ेगा। और भारत इतना सक्षम है, भारतीय इतने सक्षम है, इतने मजबूत है कि वो भारत की पवित्र किताब जो है भारत का संविधान, वो उसमें हमेशा आस्था रखते हैं और उससे किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। कुछ लोग हैं वो अपना एजेंडा चलाते हैं, वो अपने सत्ता में आना चाहते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन भारत के 90% से ज़्यादा अधिक व्यक्ति भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। कुछ फिल्मों को लेके इस टाइम काफ़ी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है
इस मुद्दे पे कुछ कहना चाहेंगे कि ये चुनावी मुद्दा है या एक कौम को दबाया जा रहा है? देखिए, पढ़े लिखा वर्ग सब समझता है ये प्रोड्यूसरों की और उन नेताओं की साठगांठ होती होगी अपनी फिल्म चलाने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए। भारत में ऐसे कहीं नहीं है। मैं रोज़ कोर्ट जाता हूँ, मेरे क्लाइंट भी बहुसंख्यक समाज के हैं और मेरे दोस्त भी बहुसंख्यक समाज के मेरे आते जाते हैं। ऐसे कोई भी भारत के अंदर, भारत की गंगा जमुना तहजीब को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कुछ फिल्में या कुछ लोग या कुछ संगठन इस भारत की सभ्यता को, जो इतनी मजबूत सभ्यता है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये आप विश्वास रखिए। यूसीसी को लेकर हमारी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? यूसीसी के अंदर मैं श्रीमान भारत की जनता से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि भारत के लोगों, आप अपनी सभ्यता को बचाएं, क्योंकि हम धार्मिक हैं, हम धर्म में आस्था रखते हैं और भारत के संविधान ने हमें मान्यता दी है। हमारी सभ्यता और मान्यता और हमारी रूढ़ियों और परंपराओं को बचाने के लिए हमको समान नागरिक संहिता का प्रारूप भारत सरकार से जनता के सामने पेश किया, इसकी मांग करनी चाहिए। उसके बाद ही हम आगे करेंगे। आपने देखा है, अभी भारत सरकार लेके आई थी, किसानों के खिलाफ था, तो किसान आंदोलन के बाद आए, उन्होंने अपने संवैधानिक तरह से विरोध किया, भारत सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब भारत सरकार केवल मात्र आने वाले चुनावों के अंदर एक पार्टी विशेष को कोई फ़ायदा पहुँचे, उसके लिए ये सब चीज़ की जा रही, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जैसे ही प्रारूप आएगा, आप विश्वास रखिए, यकीन करिए कि पूरा भारत एक साथ उस प्रारूप के खिलाफ खड़ा हो जाएगा और भारत के अंदर गंगा जमुना तहजीब को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारे देश में महिलाओं को लेकर भी विभिन्न तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती है, तो इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूँ और मुस्लिम होने के नाते मैं कुरान में और शरीयत में, हदीसों में यकीन रखता हूँ और उनको फॉलो करता हूँ, और उन सबसे बड़ी चीज़ वही है। मैं तो एक भारत के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आप महिला अधिकारों की बात करते हैं, तो महिला अधिकारों पे 1400 साल पहले हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा सबसे पहले महिलाओं की बात की है। कुरान के अंदर बाकायदा महिला अधिकार की बात हुई है। एक महिला जो है उसको 3 प्रकार से और उसकी 3 अवस्थाओं के अंदर उसको प्रोटेक्शन दिया गया है, अधिकार देके। एक लड़की पैदा होती है अपने बाप के यहाँ, मेरे यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, तो उस जैसे ही वो पैदा हुई वैसे ही उसके मेरी संपत्ति के अंदर उसका अधिकार निहित हो गया। एक बेटी अपने बाप की संपत्ति के अंदर प्राकृतिक रूप से कुरान और शरीयत के हिसाब से वो उसके अंदर अधिकार रखती है, वो उसका मालिकाना हक होता है और उसको अपने इनहेरिटेंस की बात जो की जाती है उसके अंदर उसे संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। जैसे ही वो पत्नी होती है, जैसे ही मैंने शादी करी, मेरी बीवी आई, मैंने मेरी पत्नी के साथ शादी करने के बाद जैसे ही मेरा निकाह हुआ वैसे ही मेरी पत्नी के अधिकार मेरे से जुड़ गए और वो मेरी संपत्ति के पूर्णतः मालिक है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ फरमाया है कि एक पत्नी को अपने पति की संपत्ति का पूरा इस्तेमाल करने का अधिकार है। उसकी इनकम, आय, पैसा अपनी मनमर्जी अनुसार जो शरीयत इजाज़त देती है वो अपने हिसाब से खर्च कर सकती है। अब जैसे ही मेरे बेटा हुआ तो बेटा जितना भी बालिग होगा, बालिग होने के बाद तो कमाएगा, तो वो अपनी माता के जो वो थी, पहले बेटी के रूप में थी, फिर पत्नी के रूप में, अब माँ के रूप में है, तो उसको अपने बेटे से पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं। वो बेटा उस अपनी माँ को अपनी संपत्ति भी देगा, उनके खान पान, रहन सहन, उसकी सुख सुविधा सभी का अधिकार, और उसकी संपत्ति में भी उसका अधिकार होगा। वंस अपॉन अगर बेटा एक्सपायर हो जाता है तो उसकी संपत्ति होती है तो उसमें माँ का हक होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे महिला अधिकारों की, तो 1400 साल से महिलाओं को हमारे यहाँ अधिकार दे रखा है। लेकिन हम दूसरी तरफ एक बात करेंगे तो हमारे बहुसंख्यक समाज में ऐसा कोई अधिकार अभी रिसेंटली भारत की आज़ादी के काफ़ी वर्षों, 50 साल बाद दिया गया है। वैसे पहले कोई अधिकार नहीं था। अब हम बात करते हैं 3 शादी 4 शादी की बात। ये विषय एक भ्रांतिपूर्वक है। हम अगर सर्वे करेंगे भारत के अंदर और हम आसपास देखेंगे तो मेरी पीढ़ी, मैं मेरे दादा की बात करता हूँ, मेरे परदादा की बात करता हूँ, मेरे पिता की बात करता हूँ और मैं मेरी बात करता हूँ, मेरे भाइयों की बात करता हूँ, तो हमारे पूरे परिवार में भी किसी ने भी दूसरी शादी नहीं कर रखी है। तो 4 शादी की कहते हैं कि अभी कल हम कहीं गए थे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ भी कहा गया था कि अगर आप यूसीसी लागू क्या तो करो, नहीं तो हमें भी सामान्य अधिकार दो कि हम भी 4 शादी करें। 4 शादी का कंसेप्ट जो इस्लाम ने रखा है वो ये रखा है कि अगर कोई बेवा हो जाती है और कोई यतीम बच्ची है और कोई ऐसी माजूर परिवार से है जिसकी
प्रोटेक्शन देने के लिए उसका समाज के अंदर वो व्यभिचार में नहीं जाए, गलत काम में नहीं जाए, गलत रास्ते पे नहीं जाए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए इस्लाम ने कहा है कि साहब समाज की ऐसी जो महिलाएं जो ऐसा लगता है कि आगे जाके उनके साथ अत्याचार हो सकता है, दुराचार हो सकता है या समाज के अंदर वो भटक सकती हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए महिलाओं को हमें 4 शादी की इजाज़त दी है। वो भी हमारी पहली पत्नी को और जो दूसरी कर रहे हो आप उसको समान अधिकार दिए जाएंगे। उनकी कहीं भी दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी पत्नी को कहीं भी एक अपवाद के रूप में नहीं रखा गया है, उनके अधिकार काटे नहीं गए हैं। उस मर्द की प्रॉपर्टी में, उसकी आय में, उसके खान पान में, उसके रहन सहन में, उन सब में उनको बराबर का हिस्सा मिलेगा। लेकिन हमारे दूसरी तरफ की बात करते हैं तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ परंपरा जो चली आ रही है, वहाँ परंपरा वहाँ भी है। वहाँ आप नाता प्रथा के रूप में देखेंगे या रूढ़िवादी प्रक्रियाओं के रूप में देखेंगे तो वहाँ भी ऑब्वियसली हम तो 0% भी नहीं है जो दूसरी शादी कर रहे हैं अल्पसंख्यक मुस्लिम तो, लेकिन बहुसंख्यक समाज में उसका परसेंट करीब 5-6% तक है। तो सामाजिक रूप से हमारे यहाँ तो उसको एक प्रोटेक्शन दिया गया है, समाज के प्रति उसका समाज में मान सम्मान बना रहे। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं तो अगर एक महिला बिना शादी के, बिना परंपराओं के या बिना रूढ़िवादी के रहती है तो उसको समाज के अंदर अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है। ये हमारे आदिकाल से और आज भी हम यही माना जाता है समाज के अंदर, सभ्य समाज में, कि यार यहाँ हमें महिलाओं के बारे में सोचना पड़ेगा। एक बहुसंख्यकों को एक गलतफहमी है हलाला को लेके। हालांकि यूसीसी में हलाला को समाप्त करने की प्रक्रिया रखी गई है। हलाला की पूरी जानकारी क्या है ये कोई भी मौलाना नहीं देते हैं। इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो कुछ बताएंगे क्या चीज़ है ये? देखिए, ये एक हलाला जो है वो एक शादी की पद्धति है और वो जो 3 तलाक से जुड़ा हुआ है मसला। अब अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक में, आज मैं पहले भी बोला था इस बारे में कि 3 तलाक जो है वो हमारी एक सामाजिक बुराई थी। वो 1400 साल से लेकर अब तक आपराधिक है। 1400 साल पहले भी हमारे यहाँ ये था कि अगर कोई व्यक्ति समाज में 3 तलाक दे आता था तो उसको पनिशमेंट के रूप में सज़ा दी जाती थी। तलाक तो मानी जाती थी, तलाक हो जाती थी, लेकिन जो कोड़ों की सज़ा उस वक्त दी जाती थी वो कोड़ों की सज़ा पहले चेहरे के नीचे दी जाती थी अगर कोई अपराध करके आता था, लेकिन 3 तलाक दे के आता था तो उसके चेहरे पे कोड़ों की सज़ा दी जाती थी। वो ये मैसेज था समाज के अंदर कि अगर कोई व्यक्ति 3 तलाक देगा तो उसे ये चेहरों कोड़ों की सज़ा मिलेगी और समाज में वो कोड़ों की जो उस टाइम सज़ा मिलती थी उसके चेहरे पे परमानेंट निशान हो जाते थे और समाज उससे इबरत हासिल करे। अब जो चीज़ की जा रही है हलाला वगैरह पद्धति, ये हमारे है ही नहीं कल्चरली, लेकिन ये एक्सेप्ट के रूप में होती हैं, तो एक पनिशमेंट के रूप में होती हैं कि एक व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने कर दिया तो उसके अधिकार कैसे प्रोटेक्शन होंगे उस महिला के। उसके लिए एक लंबी डिबेट है, एक तरीका है, उसके मसले मसाइल हैं। कुछ लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, वो इसको इशू बना रहे हैं। जानकारी करने के बाद ही उस चीज़ पे बात की जाए तो बड़ी बात है। ये एक सेपरेट विषय, यूसीसी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है।